भाई रेजोनेंस है क्या। तो देखो रेजोनेंस में दो बातें आती है, एक तो पहचान पाना कि रेजोनेंस कहाँ हो रहा है, हाउ टू आइडेंटिफाई कहाँ रेजोनेंस होता है। फिर उसके बाद आता है कि रेजोनेंस चलो पता लग गया यहाँ होता है, फिर पता करना होता है कि रेजोनेंस हाइब्रिड कैसे बनाते हैं, और फिर आता है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की स्टेबिलिटी कैसे कंपेयर करते हैं। तो ये तीन कॉन्सेप्ट प्राइमरीली होते हैं, हाउ टू आइडेंटिफाई वेयर रेजोनेंस टेक्स प्लेस एंड व्हाट इज रेजोनेंस। सेकंड इज, अब आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि रेजोनेंस कहाँ हो रहा है, अब उसके बाद उसका हाइब्रिड कैसे बनाने हैं, उसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे बनाने हैं, और फिर आता है कंपैरिजन ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। दीज आर द थ्री एस्पेक्ट्स ऑफ द रेजोनेंस। ठीक है, तो पहली चीज मैं आपको बता देता हूं बच्चों, रेजोनेंस में जो इन्वॉल्वमेंट होता है इट इन्वॉल्व्स पाई इलेक्ट्रॉन्स। इसमें इन्वॉल्वमेंट होता है पाई इलेक्ट्रॉन्स का। पाई इलेक्ट्रॉन्स का इन्वॉल्वमेंट है तो नेचुरली यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स का शिफ्टिंग होगा वो क्या होगा, वो काफी अच्छा रहेगा, स्ट्रांग रहेगा, तो हेंस द इफेक्ट इज स्ट्रांग। एंड बच्चों ये इफेक्ट भी जो होता है इट इज ऑल्सो परमानेंट, ये भी परमानेंट होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, अब रेजोनेंस को डिफाइन कैसे करते हैं, होता क्या है। तो बच्चों बहुत ही सिंपल सा है, जैसे मैं थोड़ा सा आपको आइडिया दूं, जैसे कि विद द हेल्प ऑफ बेंजीन, इसका बहुत ही प्यारा एग्जांपल है। बेंजीनिंग को सभी बच्चे जानते हैं, बहुत अच्छे जानते हैं ना। तो बेंजीनिंग में आप सभी देख सकते हो कि यहाँ पे पाई पाई पाई, ये पाई बॉन्ड तीनों जो आपको दिखाई दे रहे हैं आपस में कॉन्जुगेशन में है, क्या आपको दिखाई दे रहे हैं सभी को। अब यहाँ पे एक टर्म बार बार रेजोनेंस में यूज होगा, तो सीधा अपन अब पहचानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बहुत आराम से डिफाइन करेंगे तो बहुत टाइम टेकिंग होता है रेजोनेंस। तो अब हम आते हैं सीधा कॉन्जुगेशन पे। देखो रेजोनेंस को पहचाना जाता है विद द हेल्प ऑफ कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन का मतलब होता है, कॉन्जुगेशन का मतलब होता है ऑल्टरनेट पोजीशन। ऑल्टरनेट पोजीशन पे क्या होना चाहिए, तो ध्यान से देखिए, जैसे बेंजीन के अंदर आप देख सकते हो बच्चों, बेंजीन के अंदर यू कैन क्लियरली सी कि यहाँ पे ये जो पाई बॉन्ड्स है बच्चों, ये तीनों पाई बॉन्ड्स क्या ऑल्टरनेट पोजीशन पे अवेलेबल है। ध्यान से देखिए, यहाँ पे पाई बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड है, पाई बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड है, पाई बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड है, पाई बॉन्ड है, यानी हर पाई बॉन्ड के बाद एक सिग्मा बॉन्ड आ रहा है प्योरली, फिर एक पाई बॉन्ड आ रहा है, फिर सिग्मा बॉन्ड आ रहा है। तो ये क्या हुआ, कॉन्जुगेशन हुआ। तो रेजोनेंस पहचानते कैसे हैं, ये बात समझ में आई। रेजोनेंस पहचानने के लिए हमें देखना होगा कि क्या उस पूरे सिस्टम में अनइंटरप्टेड कॉन्जुगेशन है। अब ये कॉन्जुगेशन किस किस तरह का हो सकता है, तो हम वेरियस एग्जाम्पल से पहचानते हैं कि कहाँ कहाँ रेजोनेंस होता है, किस किस तरह का होता है। आइए देखते हैं, जैसे कि यहाँ पे नेक्स्ट केस में लेट अस सी, आइए देखते हैं यहाँ पे रेजोनेंस कहाँ कहाँ तक हो रहा है। तो अब देखो बच्चों मजा आएगा। तो अभी हमारा काम है रेजोनेंस को पहचानना, कहाँ पे पहचान पाएंगे। तो देखो यहाँ पे देखो, पाई बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड है, पाई बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड है, पाई बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड है, और यहाँ पे क्या अवेलेबल है बच्चों, लोन पेयर अवेलेबल है। सिग्मा बॉन्ड है, पाई बॉन्ड है, तो पाई सिग्मा, तो यहाँ पे कॉन्जुगेशन में लोन पेयर भी इन्वॉल्व हो सकता है। तो आपको पता दिख गया कि कॉन्जुगेशन का एक और टाइप पता लग गया कि पाई बॉन्ड और लोन पेयर में भी कॉन्जुगेशन पॉसिबल है। ठीक है, तो कॉन्जुगेशन में ये पाई पाई है और पाई लोन पेयर भी है, तो इस पूरे सिस्टम में क्या हो जाएगा, रेजोनेंस हो जाएगा। तो इस तरीके से रेजोनेंस को आइडेंटिफाई करोगे। इसके अलावा बच्चों और भी तरीके होते हैं, जैसे कि मान लो यहाँ पे हमारे पास कुछ ऐसा है, यहाँ पे मान लीजिए पाई बॉन्ड है, यहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ हमारे पास पाई बॉन्ड है। ठीक है, इस तरीके से अब हमें इसके अंदर रेजोनेंस देखना है कि रेजोनेंस है कि नहीं है। तो बच्चों मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे हमारे पास पाई बॉन्ड है, यहाँ फिर सिग्मा बॉन्ड है, इसके बाद जब प्लस आया ना, जब कार्बन पे प्लस आता है तो बच्चों वहां पे वेकेंट पी ऑर्बिटल होता है, यानी ये भी एक तरह का कॉन्जुगेशन माना जाता है। तो एक और टाइप का कॉन्जुगेशन आपको पता लग गया, ये है पाई बॉन्ड के बीच में, और पाई बॉन्ड के अलावा अगर प्लस चार्ज आ जाए यानी कार्बन पे प्लस आए तो भी कॉन्जुगेशन होगा। फिर सिग्मा बॉन्ड है और फिर पाई बॉन्ड है। तो समझ में आया। तो यानी कॉन्जुगेशन के जो सबसे इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं वो आपको दिख गए। सबसे इंपॉर्टेंट टाइप्स यही तीन है, जिसमें पाई पाई कॉन्जुगेशन आता है बच्चों, पाई एंड लोन पेयर का कॉन्जुगेशन आता है, पाई और प्लस का आता है, और इनका कॉम्बिनेशन भी हो सकता है, इनका कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। आइए देखते हैं एक और जगह पे जहाँ रेजोनेंस कहाँ तक होगा। आइए देखते हैं, जैसे कि बच्चों इस तरह का क्वेश्चन है हमारे सामने, मान लो दो बेंजीन रिंग है, इस तरह का कुछ है। अब अगर आपसे पूछा जाए, इसका जवाब देना इस सवाल का कि क्या इस पूरे सिस्टम में रेजोनेंस हो रहा है, क्वेश्चन कई बार आ जाता है कि क्या पूरे सिस्टम में रेजोनेंस हो रहा है, इज द कंप्लीट सिस्टम रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, क्या ये पूरा सिस्टम रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, पूरा पूरा कंप्लीट रेजोनेंस है। जल्दी से बताइए सभी कमेंट सेक्शन में एवरीवन बच्चों। तो मैं आप सभी को बताना चाहूंगा पूरा सिस्टम रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड नहीं है, पूरा नहीं है, लेकिन काफी कुछ है। जैसे आप देख सकते हो ये तीन पाई बॉन्ड है जो आपस में कॉन्जुगेशन में है, ये तीन पाई बॉन्ड है जो आपस में कॉन्जुगेशन में है, लेकिन यहाँ पे देखिए दो सिग्मा बॉन्ड लगातार आ रहे हैं, दो सिग्मा बॉन्ड लगातार आ रहे हैं। यू गॉट द पॉइंट। तो यहाँ पे
इधर भी कॉन्जुगेशन कंप्लीट है, इधर भी कंप्लीट है, लेकिन आपस में कॉन्जुगेशन नहीं है। तो यार रेजोनेंस हो रहा है बच्चों, ध्यान रखिए, रेजोनेंस हो रहा है, लेकिन कंप्लीट सिस्टम में रेजोनेंस नहीं हो रहा है, पूरा सिस्टम में नहीं हो रहा है। तो क्वेश्चन इस तरह से कई बार आते हैं बहुत कॉमनली कि कहाँ रेजोनेंस हुआ, कहाँ पे नहीं हुआ। अच्छा चलिए अब अगली इंटरेस्टिंग बात करते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास है अगला क्वेश्चन, इसमें बता देना कि क्या पूरे सिस्टम में रेजोनेंस है या नहीं है। चेक करिए सभी के सभी बच्चों, क्वेश्चन वही पूछा गया है कि क्या कंप्लीट रेजोनेंस हो रहा है पूरे सिस्टम में। रेजोनेंस तो है, ये तो बात क्लियर है, पर क्या पूरे सिस्टम में रेजोनेंस हो रहा है, कमेंट सेक्शन में बताइए, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन ही आते हैं अपने को सीधा। इसलिए मैं पॉइंट पे आ रहा हूं कि सबसे पहले रेजोनेंस को पहचानना कैसे है। अब होता क्या है वो एक अलग कंसेप्ट है, वो अपन बात करेंगे, पर पहचानना तो सीखे कि कहां कहां होता है, कहां कहां होता है ना। ओके तो बच्चों अगर आप यहां पे देखोगे तो यहां पे कंप्लीट सिस्टम में रेजोनेंस नहीं होगा। पाई बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड के बाद वेकेंट पी ऑर्बिटल है, फिर सिग्मा बॉन्ड है, पाई बॉन्ड है, यानी यहां से लेके यहां तक दिल बन गया है, रेजोनेंस से हमें प्यार हो गया है, लेकिन ऊपर वाला पाई बॉन्ड जो है बच्चों ये रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ कॉन्जुगेशन। तो डिड यू गेट इट कि रेजोनेंस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है, कॉन्जुगेशन होना चाहिए, और कॉन्जुगेशन किस किस प्रकार के मेन है वो मैंने आपको बता दिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अपार्ट फ्रॉम दैट देयर इज वन मोर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मतलब कंडीशन इसमें रहता है, वो मैं आपको साथ में बता देता हूँ, जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल होता है बच्चों, सीओटी की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो सीओटी जो है इसमें बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है, जिससे आपको अगला रूल पता लगेगा। इसमें कुछ ऐसा स्ट्रक्चर अपने को दिया हुआ है, ठीक है, ये स्ट्रक्चर काफी इंपॉर्टेंट है और ये आगे एरोमेटिसिटी में भी आता है। अब ये जो स्ट्रक्चर है ना, आप देख सकते हो इसमें रेजोनेंस होना चाहिए ना, क्योंकि यहाँ पे कॉन्जुगेशन तो कंप्लीट है, इस चारों के चारों पाई बॉन्ड बच्चों आपस में रेजोनेंस कर रहे हैं, मतलब करने चाहिए। लेकिन बहुत बार जिंदगी में जो हम सोचते हैं वैसा होता नहीं है, ऐसा बहुत बार होता है, ठीक है। तो भाई क्या होता है असल में ये ऐसे एग्जिस्ट नहीं करता। असल में दिस कंपाउंड एग्जिस्ट इन अ टब शेप में एग्जिस्ट करता है भाई, है ना, जोश में मत आ जाना इस टब को देख के, ठीक है। तो ये टब शेप में एग्जिस्ट करता है कुछ ऐसे। अब टब शेप में एग्जिस्ट करने से प्रॉब्लम क्या हुई, क्या दिक्कत आ गई भाई। तो टब शेप में दिक्कत ये आ गई कि यहाँ पे जब रेजोनेंस करने की कोशिश करेंगे ना, तो ऑर्बिटल्स में ओवरलैप प्रॉपर्ली नहीं हो पाएगा। यानी रेजोनेंस का अगला कंडीशन जो यहाँ से हमें बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन पता लगता है बच्चों, वो होता है प्लेनैरिटी। बोलो सभी, कमेंट सेक्शन में लिखो प्लेनैरिटी। और जहां पे बैठे हो घर वाले थोड़े पागल समझेंगे आपको, कोई बात नहीं, ठीक है, बच्चा पढ़ ही तो रहा है, ठीक है, फालतू बातें थोड़ी कर रहा है। तो प्लेनैरिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन अलोंग विद द कॉन्जुगेशन। नॉर्मली हमें उसको देखने की जरूरत नहीं पड़ती है, नॉर्मली जहां कॉन्जुगेशन है वहां काम हो जाता है, वी डोंट हैव टू सी द प्लेनैरिटी। बट देयर आर केसेस जहां पे ये प्लेनैरिटी का इशू फंस जाता है और कॉन्जुगेशन होने के बावजूद भी बच्चों रेजोनेंस कंप्लीट नहीं हो पाता है। तो जैसे सीओटी का एग्जाम्पल है, और इसी कारण ये जो कंपाउंड है ये नॉन एरोमेटिक होता है। नॉन एरोमेटिक क्या है ये हम एरोमेटिसिटी में जानेंगे, ठीक है। तो ये हो गया। सिमिलरली एक और एग्जाम्पल इधर भी है, ये एग्जाम्पल भी एरोमेटिसिटी का होता है, जिसमें कुछ इस तरह का कंपाउंड है जिसमें कॉन्जुगेशन कंप्लीट है बट स्टिल इसमें प्लेनैरिटी मैच नहीं हो पाती, प्लेनैरिटी नहीं हो पाती है। तो आपने रेजोनेंस कहाँ होता है इसके कंडीशन समझ में आया। अब रेजोनेंस है क्या, ठीक है। रेजोनेंस बहुत सिंपली, रेजोनेंस को डिफाइन करने का बहुत ही प्यारा तरीका है। रेजोनेंस इज डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। रेजोनेंस इज डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। जहां पे भी कॉन्जुगेशन हो रहा है उस पूरे प्रोसेस में जो पाई इलेक्ट्रॉन्स अगर पूरे रीजन में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, उस डिस्ट्रीब्यूशन को बोलते हैं डीलोकलाइजेशन। दोबारा बता रहा हूं, जिस भी रीजन में रेजोनेंस हो रहा है उस पूरे एरिया में जब पाई इलेक्ट्रॉन्स फैल जाते हैं, डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, तो उसको बोलते हैं रेजोनेंस। जैसे कि यहाँ पे बेंजीन आपको दिखाई दे रहा है, जब यहाँ रेजोनेंस होगा ना तो इस पूरे एरिया में बच्चों ये जो 3 पाई बॉन्ड थे ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे इन द फॉर्म ऑफ पार्शियल पाई बॉन्ड, इन द फॉर्म ऑफ पार्शियल पाई बॉन्ड। तो रेजोनेंस में क्या हुआ, रेजोनेंस में डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स हो जाता है। बात समझ में आई आपको। अब सवाल आता है कि कैसे हो जाता है, हाउ डज एक्चुअली पाई इलेक्ट्रॉन का जो पूरा सिस्टम है किस तरीके से वर्क करता है, ये अपने को देखना है। तो देखो इसमें बहुत डीपर कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं किसी भी एक सिस्टम को बताता हूँ। सबसे पहले जैसे कि मैं मान लो आपको ये हमारे पास 2 पाई बॉन्ड है
अगर हमें इनकी बात करनी है तो इनमें कैसे रेजोनेंस हुआ, तो ये अपन देख लेते हैं। तो आइए देखते हैं। तो देखो पाई बॉन्ड और पाई बॉन्ड में दोनों चार्ज, दोनों में इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स में चार्ज नेगेटिव है, तो माइनस माइनस में क्या होगा, रिपल्शन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये पाई बॉन्ड इस पाई बॉन्ड को रिपेल करेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ जाएगा। अगर ये यहाँ जाएगा तो बच्चों ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे जाएगा। कैसे? तो ये शिफ्टिंग में स्टूडेंट्स को ऑफन काफी प्रॉब्लम आती है रेजोनेंस के अंदर कि शिफ्टिंग किधर हो रही है, इधर हो जाए इधर जाए। बहुत सिंपल है, देखो जब इसने इसको पुश किया तो इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ गया, जिस कारण यहाँ पे वैलेंसी फ्री हुआ, यानी पॉजिटिव चार्ज आने लगा, और उस प्लस को देख के ये माइनस का दिल डगमगाने लगा, जिस कारण ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ गया। और बच्चों यहाँ अगर गया तो यहाँ पे क्या हुआ, जहाँ से ये टूटा है वहाँ पे वैलेंसी फ्री हुआ है, यानी वहाँ प्लस आया है, और जहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर आया है वहाँ माइनस चार्ज आया है। तो रेजोनेंस करने का तरीका क्या हो रहा है, जिसमें हम पाई इलेक्ट्रॉन्स का आपस में कुछ इंटरेक्शन कर रहे हैं, आइदर रिपल्शन और अट्रैक्शन। तो इसके बेसिस पे हमने ये तरीका होता है रेजोनेंस करने का। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है, जो मैंने बोला कि रेजोनेंस इज डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, हाउ डज दिस टेक प्लेस, किस तरीके से ये होता है, मैंने आपको अंदाजा दिया कि पाई बॉन्ड और पाई बॉन्ड है तो उसमें इस तरीके से शिफ्टिंग करेंगे, ठीक है। ब्रॉड आइडिया मैंने आपको दिया। अब इसके बाद इसी तरीके से, तो इस तरीके से ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ किया जाता है। दिस इज द वे ऑफ ड्रॉइंग द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। अब यहीं पे मान लीजिए हमारे पास आ जाए पाई बॉन्ड और पॉजिटिव चार्ज। अब आप सभी समझ रहे हैं भाई, अगर प्लस और माइनस है तो उनके बीच में क्या होता है, अट्रैक्शन होता है ना। यस, समझ रहे हो ना सभी, अट्रैक्शंस से घायल होके बड़ा परेशान रहते हैं हम लोग। तो ये अट्रैक्शन होगा तो इलेक्ट्रॉन पेयर नेचुरली प्लस की तरफ जाएगा, और जब ये प्लस की तरफ जाएगा बच्चों तो यहाँ पे पाई बॉन्ड आ जाएगा और यहाँ पे प्लस आ जाएगा। तो जहां से ये पाई बॉन्ड टूटा है उस पॉइंट पे प्लस आ जाएगा, ठीक है। और जहां पे इलेक्ट्रॉन पेयर गया है इस कार्बन का वैलेंसी सेटिस्फाई हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन वहां चला गया। बीच वाले कार्बन पे कुछ नहीं होगा, क्योंकि इधर से बॉन्ड टूटा तो इधर बन गया। तो इस तरीके से चार्ज भी अपनी पोजीशंस को चेंज करते हैं, पाई बॉन्ड्स भी अपनी पोजीशन को चेंज करते हैं। तो रेजोनेंस के दौरान होता क्या है, जो पाई बॉन्ड्स हैं वो अपनी पोजीशंस को चेंज करते हैं, चार्ज अपनी पोजीशन को चेंज करते हैं, और जगह जगह पे डिस्ट्रीब्यूशन होता है। अब इस पूरे डिस्ट्रीब्यूशन से होता क्या है, रेजोनेंस से असल में हुआ क्या भाई, ये सब प्रोसेस जो हो रहा है डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, व्हाट डज एक्चुअली हैपन बिकॉज ऑफ दिस। तो ये पॉइंट सभी नोट कर लेना एक बार, एवरीवन सभी नोट कर लेना इस बात को कि it increases the stability, it increases the overall stability। पूरे मॉलिक्यूल की, पूरी स्पीसी की ओवरऑल स्टेबिलिटी को बच्चों को इंक्रीज करता है, बिकॉज जो इलेक्ट्रॉन्स का न्यूक्लियाई के साथ अट्रैक्शन है वो बढ़ जाता है, बिकॉज अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूक्लियाई इंक्रीजेस। यस एवरीवन गॉट इट, है ना। तो ये होता है, ये लिख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बीच से क्वेश्चन आ जाता है। तो ओवरऑल सिस्टम का एनर्जी जो एक्सपेक्ट किया था उससे डिक्रीज हो जाता है, तो एनर्जी इज लेसर एज कंपेयर टू व्हाट वी एक्सपेक्टेड। तो अगर रेजोनेंस नहीं होता, यानी ये डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता, तो एनर्जी होता यहाँ पे, लेकिन रेजोनेंस होने की वजह से एनर्जी क्या हो गई, कम हो गई। बाकी इसी का बच्चों मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से भी एक्सप्लेनेशन है कि असल में कैसे ये स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, लेकिन अगर अलग वो आगे हाई एंड हो जाएगा तो इसके लिए काफ़ी है। तो रेजोनेंस किस तरीके से करते हैं बच्चों, थोड़ा आपको ज्ञान हुआ, समझ में आया किस तरीके से करते हैं। बाकी जब बहुत डिटेल्ड लेक्चर्स होते हैं तो उसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बहुत डिटेल में एक एक करके बनाए जाते हैं। चलो मैं एक और स्ट्रक्चर आपको बताता हूँ किस तरीके से बनाते हैं, जैसे कि उससे क्लैरिटी आ जाएगी। जैसे कि मान लो बेंजीन के ऊपर हमारे पास आ गया OH, फिनॉल है। अब यहाँ पे हमें रेजोनेंस करना है, ठीक है। यहाँ पे अगर हमें रेजोनेंस करना है तो यहाँ पे कॉन्जुगेशन कई तरह के हैं। यहाँ पे पाई बॉन्ड और पाई बॉन्ड में भी कॉन्जुगेशन है, और यहाँ लोन पेयर और पाई बॉन्ड में भी कॉन्जुगेशन है। जैसे कि आप सभी जानते हो कि लोन पेयर का जो इलेक्ट्रॉन पेयर होता है वो ज़्यादा फ्री होता है, अवेलेबल होता है, हैंस रेजोनेंस वहीं से स्टार्ट करेंगे। तो ये लोन पेयर यानी माइनस इस पाई बॉन्ड को पुश करेगा, रिपेल करेगा, तो ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा। जैसे ही यहाँ जाएगा आप समझिए बेटा इस वाले कार्बन का जो वैलेंसी है वो फ्री होना शुरू हुआ, यानी वहाँ पे प्लस चार्ज आना शुरू हुआ। जैसे ही वहाँ प्लस चार्ज आना शुरू हुआ, ये जो लोन पेयर है उसको देख के खुश हो गया, तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ गया, जिससे यहाँ पे बॉन्ड बन गया। तो इस तरीके से ही हमने अगला स्ट्रक्चर बना दिया। अब अगला स्ट्रक्चर जो बना उसके अंदर यहाँ पे आया डबल बॉन्ड O पे आएगा बच्चों प्लस चार्ज, क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ शेयर कर दिया। यहाँ पे आएगा माइनस चार्ज along with the lone pair। अब यही रेजोनेंस हमें आगे करते रहना है, यानी अब ये लोन पेयर जो है बच्चों ये इस पाई बॉन्ड को पुश करेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ जाएगा। ये जब यहाँ जाएगा
तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ जाएगा। तो इस तरीके से हमें फिनॉल के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने हैं। बताओ सभी फिनॉल के कितने आरएस बनते हैं, जल्दी बताओ एवरीवन, कमेंट सेक्शन में फिनॉल के कितने आरएस बनते हैं। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, इस तरीके से हम लोग रेजोनेंस करते हैं। तो रेजोनेंस क्या होता है पता लग गया। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ब्रॉडली किस तरीके से क्या प्रोसेस होता है वो मैंने आपको बता दिया। ऑब्वियसली इसमें आपको अगर डिटेल में जानना है तो आपको बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, लेकिन फंडामेंटल प्रोसेस समझ गए। कॉन्जुगेशन को आइडेंटिफाई कर लो और वहां से इलेक्ट्रॉन का फ्लो शुरू करो और उस प्रोसेस में स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। अब हमारे रेजोनेंस में दो कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट रह गए हैं। एक तो ये है कि भाई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स का स्टेबिलिटी कैसे कंपेयर करते होते हैं, है ना, और एक आता है हमारा प्लस एम और माइनस एम हम कैसे कंपेयर करते हैं। प्लस एम माइनस एम क्या होता है। तो बच्चों अब हमें हाइपर कॉन्जुगेशन जानने से पहले हमें थोड़ा सा आई थिंक काफ़ी कुछ मैंने बता दिया आपको, थोड़ा प्लस एम माइनस एम भी बताना पड़ेगा, ठीक है। तो प्लस एम माइनस एम का सीधा मैं ट्रिक बता देता हूँ आप सभी को। आइए जान लेते हैं सबसे पहले प्लस एम के बारे में। देखिए अगर बेंजीन से जुड़ा हुआ कोई भी कंपाउंड यहाँ पे लगा हुआ है और उसके पास अगर लोन पेयर है, जैसे कि हेलोजन हो गया, अगर उसके पास ओनली एंड ओनली लोन पेयर है, जैसे कि क्लोरीन है, OH है बच्चों, NH2 है, OCH3 है, NHCOCH3 है, तो आप ट्रिक्स डायरेक्टली समझ रहे हो और लॉजिकल भी है। अगर यहाँ पे लोन पेयर है तो रेजोनेंस ऐसा ही होगा। तो ये सारे जो ग्रुप्स है बच्चों ये शो करेंगे प्लस एम, ये सारे के सारे क्या शो करेंगे प्लस एम। तो प्लस एम का मतलब क्या होता है, जैसे रेजोनेंस में इंडक्टिव में प्लस आई का मतलब क्या होता है बच्चों बताओ, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स, और माइनस आई का मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। तो रेजोनेंस की वजह से जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है हम बोलते हैं कि उसने क्या शो किया, उसने शो किया प्लस एम, और जो रेजोनेंस की वजह से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है हम बोलते हैं उसने शो किया माइनस एम। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जब यहाँ लोन पेयर प्रेजेंट होता है तो ये बेंजीन की तरफ इलेक्ट्रॉन सप्लाई करते हैं, डोनेट करते हैं। तो डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक प्लस एम के लिए क्या होगा बच्चों, जो एटम डायरेक्टली जुड़ा हुआ है बेंजीन रिंग से उसके पास क्या अवेलेबल होना चाहिए, लोन पेयर अवेलेबल होना चाहिए। इफ लोन पेयर इज अवेलेबल ऑन द एटम व्हिच इज डायरेक्टली अटैच्ड टू द बेंजीन देन इट विल शो, इट मस्ट शो प्लस एम, राइट। अब बच्चों इसके बाद अगर हम बात करें माइनस एम का ट्रिक भी आपको बता देता हूं। माइनस एम में फंडामेंटली हमारे पास मल्टीपल बॉन्ड होता है। मल्टीपल बॉन्ड जैसे कि COOH हो गया, हमारे पास COCHO हो गया, हमारे पास COCH3 हो गया, इसके अलावा हमारे पास COCl हो गया, साइनाइड हो गया, इस तरह के जो भी कंपाउंड्स हैं। तो इन सब में ऑब्जर्व करिए कि मल्टीपल बॉन्ड है, यानी या तो आइदर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड एंड कंटेनिंग हाईली इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम, जिसमें हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा एज कंपेयर टू बेंजीन। बेंजीन में जितने भी कार्बन है बच्चों वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, लेकिन यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन अवेलेबल है, यहाँ पे नाइट्रोजन अवेलेबल है, तो ऑल ऑफ देम विल शो माइनस एम। ये सारे के सारे जमूरे जो हैं बच्चों ये शो करेंगे माइनस एम। क्या ये बात क्लियर है, ठीक है। तो प्लस एम हो गया, माइनस एम हो गया, कि प्लस एम कौन शो करेगा और माइनस एम कौन शो करेगा, ये आई थिंक अब देखते ही आप सभी पहचान पाओगे। यस बच्चों, तो सभी जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताएं क्या आपको ये जो कॉन्सेप्ट है ये समझ में आया है। डू यू गेट इट एवरीवन। माइनस एम हो गया कि प्लस, बहुत बढ़िया बच्चों, बढ़िया से पढ़ रहे हो मतलब, हाँ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, अच्छे से पढ़ रहे हो, नाइस नाइस नाइस, गुड 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 बच्चा, वेरी गुड, ठीक है, बहुत बढ़िया, है ना। तो यहाँ पे अपने को पता लग गया कि प्लस एम कौन शो करता है, माइनस एम शो करता है। अब इसमें अपने को कुछ चीज़ें और जाननी है जो आई थिंक हाइपर कॉन्जुगेशन का तो ये डिटेल है, लेकिन यार एक स्लाइड और चाहिए थी मुझे, कहाँ से मिलेगी एक स्लाइड और एक्सप्लेन करना है मुझे, इसके अलावा भी कुछ चीज़ें रेजोनेंस के अंदर, क्योंकि एक बार हमारे पता है सबसे पहले मैं आपका रेजोनेंस हाइपर इंडक्टिव के बेस जो है वो क्लियर कर रहा हूँ, और ताकि उसके बाद उसका जो एप्लीकेशन पार्ट है वो अपन ठीक से कर ले। तो पहले 1 आवर का अपना प्लान ही ये है कि फर्स्ट 1 आवर में हम बेसिक रेजोनेंस हाइपर कॉन्जुगेशन इंडक्टिव का कर लें। तो रेजोनेंस का प्लस एम हमने देख लिया, माइनस एम हमने देख लिया। इसमें देखो चलो कुछ बात जो है वो और बता देता हूँ, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मान लो हमारे पास बेंजीन के पास हेलोजेंस है, तो सभी के सभी नोट कर लेना स्पेशल केस ऑफ हेलोजेंस, स्पेशल केस ऑफ हेलोजेंस। हेलोजेंस में क्या होता है, हेलोजेंस ना प्लस एम तो शो करते हैं, प्लस एम तो शो करते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इलेक्ट्रॉन डोनेट तो करते हैं, ये तो क्लियर है। तो हेलोजेंस शो प्लस एम, लेकिन प्लस एम के अलावा ऑब्वियसली सिग्मा बॉन्ड है तो माइनस आई भी शो करेंगे, यानी दोनों इफेक्ट्स एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है, ध्यान रखिए। इंडक्टिव ऑपरेट करता है सिग्मा बॉन्ड के थ्रू
और रेजोनेंस ऑपरेट करता है पाई बॉन्ड के थ्रू। तो दोनों को आपस में कभी भी मिक्स मत करिएगा, ये कॉमन मिस्टेक होता है, हम रेजोनेंस और इंडक्टिव को आपस में मिक्स कर देते हैं बच्चों। तो रेजोनेंस इंडक्टिव दोनों अलग अलग एंगल से ऑपरेट होते हैं, एक की पाइपलाइन अलग है, इसकी पाइपलाइन अलग है। तो हेलोजेंस में लेकिन ओवरऑल क्या होता है बच्चों, उनका जो माइनस आई होता है, उनका जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर है, इट इज मोर एज कंपेयर टू देयर प्लस एम, यानी देयर माइनस आई डोमिनेट्स स्लाइटली ओवर प्लस एम, जिस कारण हेलोजेंस आर स्लाइटली इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। ठीक है, जो रिंग को क्या कर देते हैं, थोड़ा डीएक्टिवेट कर देते हैं, रिंग की रिएक्टिविटी को कम कर देते हैं। तो इस बात को जरूर लिख लीजिएगा एक बार सभी के सभी अपने कॉपीज में कि हेलोजेंस आर स्लाइटली डीएक्टिवेटिंग, हेलोजेंस आर स्लाइटली डीएक्टिवेटिंग, हेलोजेंस आर स्लाइटली डीएक्टिवेटिंग। ठीक है, बिकॉज देयर माइनस आई डोमिनेट स्लाइटली ओवर प्लस एम। और उनका माइनस आई क्यों डोमिनेट करता है, लॉजिकल सी बात है, क्योंकि रिस्पेक्टिव पीरियड्स में अगर आप चेक करोगे तो दे हैव द हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, हेंस उनका माइनस आई डोमिनेट कर गया। पर इन जनरल आप ही बताओ, रेजोनेंस और इंडक्टिव में स्ट्रॉन्गर इफेक्ट कौन सा है, जल्दी बताओ कमेंट सेक्शन में एवरीवन। रेजोनेंस इंडक्टिव में विच इज अ स्ट्रॉन्गर इफेक्ट, यस बताओ सभी। रेजोनेंस इज मच स्ट्रॉन्गर, रेजोनेंस इज मच स्ट्रॉन्गर देन इंडक्टिव इन जनरल एक्सेप्ट दिस केस, है ना। अच्छा, पाई बॉन्डेड में एक और क्वेश्चन आपको मैं देता हूं, इसमें आप सभी बताइएगा कि इसका जवाब क्या आएगा। मान लो बेंजीन पे CH डबल बॉन्ड CH2 है, तो बताइए बेंजीन पे CH डबल बॉन्ड CH2 है, अब ये CH डबल बॉन्ड CH2 क्या शो करेगा, विल इट शो प्लस M और माइनस M, क्या शो करेगा, थिंक अबाउट इट, यस एवरीवन थिंक अबाउट इट, क्या शो करेगा। ये हमारे शॉर्ट ट्रिक्स के दायरे में नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे कार्बन्स का इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी sp2 ही है, मतलब हाइब्रिडाइजेशन, तो बच्चों इसमें प्लस M शो करेगा ये, बिकॉज ऊपर कोई इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम नहीं है, ठीक है, वो भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड ही है, हेंस इट विल शो प्लस M। प्लस M से जो स्ट्रक्चर्स बनेंगे दे विल इम्पार्ट मोर स्टेबिलिटी, है ना। ओके, अब बात आती है कंपैरिजन ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर स्टेबिलिटी। ये कॉन्सेप्ट आता है कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की स्टेबिलिटी हमें कंपेयर करनी है, तो किस तरीके से हम कंपेयर करेंगे। तो एक काम करते हैं, मैं कुछ और स्लाइड यहाँ पे देखता हूँ आपके लिए एंड उस पे बताता हूँ इस चीज़ को, कहाँ पे बताऊँ, स्लाइड्स थोड़ी सी कम रह गई, कोई बात नहीं, काम करते एक नई मैं यहाँ पे कर लेता हूँ, न्यू, ओके, न्यू नहीं करनी थी, डुप्लीकेट करनी थी, डुप्लीकेट, ओके। हाँ जी, तो अब मुझे एक चीज़ आपको बतानी है, क्या बतानी है, मुझे बताना है आपको कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स का स्टेबिलिटी कैसे कंपेयर करना है, हाउ टू कंपेयर द स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। ठीक है, तो पहला फंडा तो लिख लीजिएगा, बहुत ही सिंपल है कि भाई जो इक्विवेलेंट RS होते हैं उनका स्टेबिलिटी सेम होता है। जैसे कि बेंजीन के ये जो दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है बच्चों, ध्यान से देखो, इसमें क्या है कि पाई बॉन्ड्स की रिलेटिव पोजीशन सेम है। अगर रिलेटिव पोजीशन सेम है तो साफ ही दिख रहा है कि इधर लगे हुए हो या इधर लगे हुए हो, क्या ही फर्क पड़ रहा है। ठीक है, तो इस तरह के स्ट्रक्चर्स जो होते हैं जिनमें पाई बॉन्ड्स की रिलेटिव पोजीशंस एंड पाई बॉन्ड्स के अलावा चार्ज या लोन पेयर की रिलेटिव पोजीशंस अगर सब सेम है तो इसका मतलब दे आर इक्विवेलेंट। अब कई स्टूडेंट को डाउट आता है, सर इक्विवेलेंट और सेम में क्या डिफरेंस है, फिर तो सेम ही हो गया ना। नहीं, सेम नहीं हुआ, समझ रहे हो, सेम क्यों नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे पाई बॉन्ड जिस कार्बन पे है, यहाँ पे अलग कार्बन्स के बीच में पाई बॉन्ड है, दे आर नॉट एट सेम पोजीशन। अगर ये दोनों एग्जैक्ट सेम होते ना तो इन दोनों का रेजोनेंस हाइब्रिड जो है ना वो यही बन जाता फिर, पर ये तो इसका रेजोनेंस हाइब्रिड नहीं है। अगर दोनों एग्जैक्ट सेम होते, सेम का मतलब सेम ही, बिल्कुल सेम पोजीशन होनी चाहिए, यहाँ सिमिलर पोजीशन है। यू गॉट द पॉइंट, छोटा सा माइन्यूट सा पॉइंट है कि दोनों दे आर इक्विवेलेंट बट नॉट सेम। तो इक्विवेलेंट RS जो होते हैं उनका स्टेबिलिटी क्या होता है बच्चों, सेम होता है। उसके अलावा जैसे कि फॉर्मेट आया ना, इसको देखो, यहाँ पे चेक करो, इसमें चेक करो क्या ये दोनों भी इक्विवेलेंट है, आर दीज टू इक्विवेलेंट, क्या ये इक्विवेलेंट है, यस बच्चों दीज टू आर ऑल्सो इक्विवेलेंट। तो यहाँ पे भी क्या होगा, ये भी स्टेबिलिटी सेम होगी, तो ये भी सेम है, ये भी सेम है। अब एक क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको मल्टीपल रूल इसके बता देता हूँ, समझा देता हूँ। एक क्वेश्चन है बड़ा अच्छा जिसके बेसिस पे काफ़ी क्लियरली समझ में आ जाता है कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स का स्टेबिलिटी कैसे कंपेयर करना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कई सारे RS दे रहा हूँ जो आपस में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं,
और अपने को देखना है। उसमें मैं एक साथ आपको रूल समझा दूंगा कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कंपैरिजन करने के रूल क्या क्या होते हैं। तो आइए एक बार यहाँ पे साथ में इसको नोट कर लेना सवाल को। अच्छा, एक चीज बता देता हूँ भाई, आपकी जो प्रैक्टिस डीपीपीज है वो हमने एटीपी स्टार ऐप पे डाल दी है, तो वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। उसके अलावा जो ये सेशन का पीडीएफ अगर बच गया तो इसको मैं टेलीग्राम पे भी डाल दूंगा, ठीक है। तो टेलीग्राम कम्युनिटी का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसका हिस्सा बन जाना सभी के सभी। तो यहां बन जाएगा RNC, ये कई सारे एक साथ कंपैरिजन करना है अपने को, मजा आएगा। तो कितने हैं, 1 2 3 4 5, 5 है, 5 को कंपैरिजन करना है। अब 5 को कंपेयर करना है तो क्या करना होता है, क्या करना होता है, तो देखो सबसे पहला जो रूल होता है ना R1, वो होता है नंबर ऑफ पाई बॉन्ड। सबसे पहले नंबर ऑफ पाई बॉन्ड देखते हैं, सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स का स्टेबिलिटी कंपेयर करने में बच्चों सीक्वेंसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि कोई भी रूल कभी भी लगा दिया, सीधा छलांग मार दिया मैंने, रूल नंबर 2 लगा दिया, नहीं, यहाँ छलांग नहीं लगानी है। यहाँ जिस सीक्वेंस में लगा रहे हो सकता है आपका पहले रूल से ही काम चल जाए, हो सकता है अगले रूल तक पहुंचना पड़े। तो पहला है कि भाई ज्यादा पाई बॉन्ड है तो ज्यादा स्टेबिलिटी है, ज्यादा पाई बॉन्ड है तो ज्यादा स्टेबिलिटी है। अब इसको मान लेते हैं, इसको A मान लेते हैं, इसको B, C, D और E। चेक करो भाई सबसे ज्यादा पाई बॉन्ड किसके अंदर है, तब चेक करोगे A, B और C में ज्यादा पाई बॉन्ड्स हैं एज कंपेयर टू D एंड E। एक मैं F भी ले लेता हूं, एक मैं F ले लेता हूं, ये भी। तो भाई यहां पे हमारे पास ABC का स्टेबिलिटी बाकी सबसे अधिक है, ये बात तो पहले ही क्लियर हो गया। अब बात आती है ABC में, क्योंकि यहां तो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड सेम है, तो यानी यहां पे रूल नंबर 1 से काम चलेगा नहीं, तो रूल नंबर 2 पे जाना पड़ेगा। तो ये होता है कि भाई न्यूट्रल जो होता है इट इज बेटर देन चार्ज, न्यूट्रल का स्टेबिलिटी चार्ज से अधिक होता है। अब इनमें देखो भाई न्यूट्रल कौन है भाई, A है, तो यहाँ पे पता लग गया कि इन सबका बादशाह जो है ओवरऑल वो कौन हो गया, A का स्टेबिलिटी इनमें सबसे अधिक है, A का सबसे ज्यादा है। अब बचा B और C, भाई B और C को कैसे करेंगे, क्योंकि यहाँ तो चार्ज भी है, दोनों में चार्ज है। तो अब बात आती है बच्चों पोजीशन ऑफ चार्ज, ठीक है, पोजीशन ऑफ चार्ज, नेगेटिव चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज है वो ऑक्सीजन पे है और यहाँ नेगेटिव चार्ज नाइट्रोजन पे है। आप ही बताओ इलेक्ट्रॉन को ज्यादा प्यार कौन करता है, ऑक्सीजन करता है या नाइट्रोजन करता है, कौन करता है ज्यादा प्यार, ऑक्सीजन करता है। तो नेचुरली भाई ये स्टेबल होगा ना, पॉजिटिव चार्ज देख के भी कर सकते हो, O+ या N+ ज्यादा स्टेबल कौन होगा, N+, हेंस B इज मोर स्टेबल देन C। समझ रहे हो, यानी B और C में जब कंपैरिजन करना पड़ा उसके लिए हमें थर्ड रूल तक जाना पड़ा। तो पहला रूल अप्लाई करके हमें पता लग गया कि हाँ ABC बाकी कैटेगरीज से तो बेटर है, ये तो क्लियर हो गया, समझ में आया। तो हमें मल्टीपल रूल्स सीधा थर्ड पे नहीं जा सकते या सीधा सेकंड पे नहीं जा सकते, सीक्वेंस में ही अप्लाई करना होता है, ठीक है। अब बचे हुए भाई D, F कैसे कंपेयर करोगे, तो पहली चीज तो क्लियर है कि यहाँ पे D, F में ये जो D और E है इसका स्टेबिलिटी F से तो अधिक है, क्योंकि F में नंबर ऑफ पाई बॉन्ड है ही नहीं भाई, 0 है, ठुल्लू है ये, ठीक है ही नहीं। तो बचा कौन सा, D एंड E। अब D एंड E जो है इसका कैसे कंपैरिजन करोगे, हाउ विल यू कंपेयर D एंड E। तो D एंड E में हमने पहला रूल लगाया, नहीं चला काम, चार्ज से देखा, चार्ज से भी नहीं चला, पोजीशन देखा तो तब हो गया, अरे हाँ भाई O पे माइनस इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू N पे माइनस, क्योंकि प्लस चार्ज तो दोनों में सेम है। तो हमने कंपैरिजन किससे किया, माइनस से किया, तो हेंस E ग्रेटर देन D ग्रेटर देन F। तो यू गॉट द पॉइंट बच्चों, कि कोई भी सवाल तुम्हारे सामने आएगा एक सीक्वेंसिंग से हमें चलना पड़ेगा और काम हो जाएगा। इन रूल से कोई भी सवाल आप शांति से कर सकते हो, लेकिन सीधा आगे जंप मत करना, सीधा रूल नंबर 3 पे इन सब पे मत जा, मतलब सीधा आगे जंप मत करना, फाइट हो जाएगी, ठीक है। एक और रूल इसके अंदर आता है एंड आई विल टेल यू अबाउट दैट रूल एज वेल। डियर ATPians अक्रॉस द नेशन, यस गाइस। ओ जोश में आके मुझे जो बनाना था वो मैंने बनाया ही नहीं, पर कोई नहीं, चलो बनाता हूँ, अभी बनाता हूँ जल्दी से। एंड भाई जो सेशन में आ रहा है यार लाइक तो कर दिया होगा ना तुमने, मैंने अभी तुम्हारे कमेंट देखे नहीं कई देर से, है ना। तो सब ऑडिबल विजिबल बढ़िया चल रहा है, मजा आ रहा है जिंदगी में बहुत मजा आया भाई, अगर ढंग से काम करें तो। ढंग से काम नहीं करेंगे, सोचते रहेंगे तो जिंदगी बर्बाद है,
ऑल टुगेदर बर्बाद है। तो याद रखना हमेशा, थिंक लेस डू मोर, सोचो कम काम ज्यादा करो, नहीं तो सोच सोच के ऐसे पगलैत बन जाओगे, पता भी नहीं लगेगा कि कब पागल हो गए। ठीक है, इस बात का ख्याल रखिए कि सोचिए कम और काम ज़्यादा करिए। हमें लगता है कई बार हम काफ़ी थॉटफुल हैं और हम काफ़ी इंटेलेक्चुअल हैं, बुद्धिजीवी हैं, लेकिन असल में हम मूर्ख होते जा रहे हैं, ज़्यादा सोच सोच के। तो इस बात का ध्यान रखिए कि बहुत ज़्यादा डेटा अपने दिमाग में मत डालें। अगर बहुत ज़्यादा डेटा आप अपने कंप्यूटर में फीड करेंगे तो आपका कंप्यूटर हैंग होना शुरू हो जाएगा, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, तो डोंट पुट टू मच डेटा और स्पेसिफिकली अननेसेसरी डेटा इन योर this, otherwise your life will be तो भाई यहाँ पे इन दोनों में देखो बच्चों को किसका स्टेबिलिटी ज्यादा है, ए और बी में? कमेंट सेक्शन बताओ जल्दी से, है ना? एवरीवन टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, सभी के सभी मुझे बताएंगे। यस एवरीवन, जल्दी बताओ भाई, ए और बी में, ए और बी में बताओ क्या रहेगा? चलो अब एक बार मैं आप लोगों से थोड़ा सा बात कर लेता हूँ। सचिन जी को हमने हाइड कर दिया है, वो गलत चैनल पे आ गए गलती से, है ना? ओके ओके। ए और बी में देखो यार, यहाँ पे अगर हम बात करें बच्चों, तो यहाँ पे जो ए और बी की अगर हम बात करें तो पहला जो रूल है ना, उससे काम चला नहीं चला, दोनों में नंबर ऑफ पाई बॉन्ड सेम है। अगला हमने देखा न्यूट्रल चार्ज, दोनों में चार्ज है भाई। फिर हमने देखा पोजीशन ऑफ चार्ज, भाई चार्ज भी जिन एटम्स पे है वो सेम है। तो अब आता है रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 होता है, इसको बोलते हैं चार्ज सेपरेशन रूल। कौन सा है? चार्ज सेपरेशन। इसका मतलब क्या है? अब आप ही बताओ यार, प्लस माइनस पास होना चाहिए, दूर होना चाहिए? प्लस माइनस शुड बी क्लोजर, क्योंकि उनमें क्या है? अट्रैक्शन। जिनमें अट्रैक्शन होता है वो अगर एक दूसरे के नजदीक होते हैं तो ओवरऑल अच्छी बात ही होती है। ठीक है, अभी हम प्यार मोहब्बत की बात नहीं कर रहे, लेकिन इन जनरल लाइफ में दोस्त भी होते हैं, उनमें भी अट्रैक्शन होता है। ठीक है, इट्स नॉट ओनली अबाउट द फिजिकल अट्रैक्शन, दे शुड बी क्लोजर। तो अनलाइक चार्जेस यानी प्लस माइनस शुड बी क्लोजर, और अगर यहीं पे चार्ज प्लस प्लस होता, अगर यहीं पे चार्ज प्लस प्लस होता या माइनस माइनस होता, तो वो एक दूसरे से पास होते दूर होते? बताओ भाई, जल्दी से बताओ कमेंट सेक्शन में। दे शुड बी दूर, दे शुड बी अवे। तो ये बात लिख लीजिएगा इसमें, अनलाइक चार्जेस शुड बी क्लोजर एंड लाइक चार्जेस शुड बी डिस्टेंट। लाइक चार्जेस शुड बी, मस्ट बी डिस्टेंट। तो इस तरीके से हम जो क्वेश्चंस हैं बच्चों वो करते हैं। एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन इसमें बनता है, वो और आपके सामने मैं पेश करता हूं। बाकी तो क्वेश्चंस बहुत बहुत सारे होते हैं, लेकिन अभी समझाने के लिए आई थिंक दिस इज गुड इनफ, दिस इज गुड इनफ। ये देखिए, ये हमारे पास नैफ्थलीन के बच्चों 2 स्ट्रक्चर्स हैं, नैफ्थलीन के 2 स्ट्रक्चर्स हैं। आप देखिए सभी के सभी एक बार, और इन दोनों आरएस के अंदर एक बार पहले खुद ट्राई कर लो, फिर मैं आपको रूल भी बता दूंगा। इसको ए मान लो, इसको बी मान लो। ए और बी में बताओ, ये नैफ्थलीन के 2 आरएस हैं, इन दोनों आरएस में विच इज मोर स्टेबल? ये नैफ्थलीन के 2 आरएस में विच इज मोर स्टेबल? ट्राई करिए सभी के सभी, ट्राई करिए एवरीवन। हाँ, आपके कोई डाउट्स भी अभी तक हैं तो वो भी एक बार क्या बोलते हैं मुझसे आप पूछ सकते हो। अभी इतने आप बता दो। जवाब देना शुरू कर दिया स्टूडेंट्स ने? ओके, हिमेश ने और अलग अलग स्टूडेंट्स ने जवाब देना शुरू किया। सर OH अगर ऑर्थो पे पैरा पे लगा दे तो क्या वो सर शो कर सकता है? वो नहीं। ओह थैंक यू विनायक, थैंक यू सो मच, लव यू टू चेतन, लव यू एवरीवन गाइज, लव यू सो मच यार। मतलब छोटा भीम इतना मत सोचो बेटा, चिल मारो, काम करो अपना, वट एवर यू आर डजंट मैटर। ओके, यार देखो साथ साथ एनसीईआरटी तो करना पड़ेगा उत्कर्ष। मतलब आई एम नॉट वेरी श्योर कि तुम एसिमुलेट कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, क्योंकि देखो वन शॉट थोड़ा ब्रीफ में तो होता है, तो वो आपकी कैपेबिलिटी पे डिपेंड करेगा। बाकी मैं कॉन्सेप्ट सब कवर कर रहा हूँ, आई एम कवरिंग ऑल द थिंग्स, है ना? तो कितने घंटे की क्लास होगी? अभी मैंने कुछ फिक्स नहीं किया, नॉर्मली आई प्लान की 2 घंटे में हो जाए मेन कॉन्सेप्ट, तो बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। ठीक है, प्लान तो ऐसा ही है। AOTS में, हाँ भाई सभी बच्चों को मैं बता देता हूँ कि AOTS सभी ज्वाइन कर लेना।
ATP ऑनलाइन टेस्ट सीरीज आ चुकी है, सभी बच्चे उसको ज्वाइन कर लें, बढ़िया रहेगा। उसमें और टेस्ट आप सीधा कॉल कर लेना बेटा, वो आपको बता देंगे सारी चीज़ें, है ना। ओके ओके, हाँ भाई चलो बताओ, इसमें ए और बी में द करेक्ट आंसर अगर मैं आपको बोलूँ तो द करेक्ट आंसर वुड बी बी। यहाँ पे एक रूल होता है जिसको बोलते हैं फ्राइज रूल। फ्राइज रूल का फ्रेंच फ्राइज से कोई भी लेना देना नहीं है। फ्राइज रूल जो होता है वो ये कहता है कि मोर द बेंजोनेट स्ट्रक्चर्स ग्रेटर द स्टेबिलिटी। बेंजोनेट स्ट्रक्चर्स मतलब ध्यान से देखो, यहाँ पे नैफ्थलीन का जो ये राइट वाला RS है बच्चों, इसमें एक बेंजीन इधर भी है, एक बेंजीन इधर भी है। ए वाले केस में एक ही तरफ बेंजीन है, ओनली वन। यहाँ पे देखिए 2 बेंजोनेट स्ट्रक्चर्स हैं, तो इसको बोलते हैं फ्राइज रूल। दिस इज नोन एज फ्राइज रूल एंड दैट इज हाउ इट इज टू बी डन। इस तरीके से इसको किया जाता है। अच्छा, एक मैं इसमें लास्ट क्वेश्चन करता हूँ, फिर अपन हाइपर कॉन्जुगेशन के कॉन्सेप्ट पे चले जाएंगे। जैसे कि मान लो हमारे पास कुछ ऐसा है और हमारे पास कुछ ऐसा है, इन दोनों में स्टेबिलिटी कैसे कंपैरिजन होगी, इन दोनों में हाउ टू कंपेयर द स्टेबिलिटी। इन तीनों में पाई बॉन्ड सेम है, इसमें भी इतना ही है, इसमें भी इतना ही है, तो ए और बी में विच इज मोर स्टेबल, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ए एंड बी में विच इज मोर स्टेबल, ए एंड बी में विच इज मोर स्टेबल। चलो जी, बता दिया सभी ने, जल्दी बताओ, इसको खट से बताना, टाइम नहीं लगाना, टाइम है नहीं अपने पास उतना। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के। वैशु को समझ नहीं आ रहा, कोई बात नहीं बेटा, आप क्या कर सकते हैं जिंदगी में, ठीक है, क्योंकि वैसे ब्रीफ में होता है तो थोड़ा तो कैच करना थोड़ा सा आसान नहीं होता इतना। ओके, हाँ, तो भाई यहाँ पे बच्चों क्या होने वाला है, यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे इन दोनों में ए और बी में बेटर कौन सा होगा, ए इज बेटर, ए बेहतर होगा, बिकॉज ए के अंदर एक्सटेंडेड कॉन्जुकेशन है और बी में क्रॉस कॉन्जुकेशन है। कि वो सब छोड़ो, सिंपल बात इतनी है कि जब यहाँ रेजोनेंस कर रहे हो तो रेजोनेंस कुछ इस तरीके से होगा, पाई पाई कॉन्जुगेशन में इलेक्ट्रॉन फ्लो ऐसे ऊपर की तरफ होगा, तो ये उसको स्टेबलाइज कर देगा, मतलब ये आगे इलेक्ट्रॉन पे डोनेट कर देगा। तो ध्यान से देखो, एक ही डायरेक्शन में रेजोनेंस हो रहा है, तो इससे जो ओवरऑल डीलोकलाइजेशन है वो ज़्यादा इफेक्टिव रहता है, स्टेबिलिटी ज़्यादा रहती है। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे इधर से भी रेजोनेंस हो सकता है, इधर से भी हो सकता है, तो ये क्रॉस कर रहे हैं रेजोनेंस एक दूसरे को, यू नो, सो दैट इज वाई इट इज़ लेस स्टेबल, है ना।